14 मार्च 1879 उल्म, जर्मनी। एक यहूदी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और माँ पॉलियन आइंस्टाइन। लड़का बड़ा जिद्दी और अपने जन्म के काफी समय बाद बोलना सीखा था। ये लड़का पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। कुछ शिक्षक और दोस्त लोग तो उसे मंदबुद्धि कहकर पुकारते थे। एक शिक्षक ने तो उसे एडवांस में ही बोल दिया था कि बेटा तू अपने जीवन में कुछ ना कर पाएगा। पता नहीं उस दिन से उसे उस शिक्षक के शब्दों का बुरा लगा या क्या, लेकिन इस पूरी मैटर को उस लड़के ने सीरियसली ले लिया। प्रतिभा तो थी ही उसमें, पर अब वो अपनी प्रतिभा का उपयोग करना सीख गया। उसने कड़ी मेहनत की और इतिहास गवाह है कि वो बच्चा सुपर ब्रेन साबित हुआ। दुनिया का सबसे बुद्धिशाली इंसान जो तब भी था और आज भी रिकॉर्ड कायम है। नाम है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बुद्धि प्रतिभा इतनी उच्च थी कि वो दुनिया के सबसे जीनियस इंसान माने जाते हैं और उनके जन्मदिन को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि उनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी। उन्हें आंकड़े और कठिन शब्दों को याद रखने में परेशानी होती थी। एक मजे की बात कहूँ तो उनके टॉयलेट में हमेशा एक पेन और एक नोट हुआ करती थी और आइंस्टाइन को शौचालय में जो भी आइडिया सूझता वो वहाँ लिख देते ताकि बाद में वो उसे भूल न जाए। वो हमेशा अपने आइडियाज की नोट बनाते थे। तो अब अगर आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल उठा हो कि इतनी कम याददाश्त के बावजूद भी वो जीनियस कैसे हुए, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि हमारी याद शक्ति हमारी प्रतिभा नहीं होती और ना ही वो हमारी बुद्धि होती है। वो तो बस हमारी मेमोरीज होती है। हमें जीनियस हमारी याददाश्त नहीं बल्कि कुछ और चीजें बनाती है और उनमें से एक है हमारा बुद्धिआंक। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बुद्धिआंक 160 से 190 के बीच था। आमतौर पर 140 को अति प्रतिभाशाली आईक्यू माना जाता है, लेकिन दोस्तों सिर्फ हाई आईक्यू होने से काम नहीं चलता। आईक्यू तो क्रिस्टोफर माइकल का भी 190 से ऊपर था और विलियम जेम्स सीडीज का तो 250 से भी ऊपर था। पर जीनियस प्रतिभा बनने के लिए आईक्यू के साथ एक और चीज भी होनी चाहिए दोस्तों, और वो है अपार क्रिएटिविटी जो सब में नहीं होती। और सर आइंस्टाइन के पास तो आईक्यू और क्रिएटिविटी दोनों ही थे। पर आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि इस धरती का प्रत्येक जीव अपने अपने कार्यक्षेत्र में जीनियस है, बशर्ते आप मछली को पेड़ पर रहने के लिए ना कहो और बंदर को दरिया में, क्योंकि ये दोनों ही काम उन दोनों जीवों के कार्यक्षेत्र से बाहर है। कुछ समय बाद आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए जाते हैं, स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, और इस जगह वो अपनी होने वाली पत्नी मेलेविया मैरिक से भी मिलते हैं। पॉलिटेक्निक स्कूल में डिग्री लेने के बाद 23 साल की उम्र में आइंस्टाइन मैरिक के साथ शादी कर लेते हैं और उसके बाद उन्होंने वहां पे पैटर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जॉब करना शुरू किया। वहां पर उनका काम अलग अलग भेजेबाज लोगों के रिसर्च पैटर्न को निरीक्षण करने का था। इस काम में आइंस्टाइन ने अपने दिमाग को इतना घिसा कि उनका दिमाग कुछ ही समय में एक जादुई चिराग के समान हो गया और सन 1905 में उस चिराग में से एक जीन प्रकट हुआ जिसने भौतिक वैज्ञानिकों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। उस जीन का नाम था द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सर आइंस्टाइन की इस थियरी ने भौतिकी के सिद्धांतों की नींव तक को हिला दिया था। फिजिक्स और ब्रह्मांड को समझाने वाले सर आइजैक न्यूटन के 200 साल पुराने सिद्धांतों को एक 26 साल के लड़के ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था। सर आइजैक न्यूटन की थियरी का कहना था कि लाइट की स्पीड उसके उद्भव स्थान के आधार पर कम या ज्यादा होती है और पूरे ब्रह्मांड का ढांचा एक तालाब की तरह स्थिर है और मछली तथा अन्य जीवों की तरह ब्रह्मांड के पिंड उसमें गति कर रहे हैं। जबकि सर आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट की स्पीड हमेशा एक समान रहती है और उसके उद्भव स्थान का उसकी गति से कोई वास्ता नहीं होता और ना तो समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर है और ना ही स्वयं ब्रह्मांड का ढांचा स्थिर है। खुद ब्रह्मांड भी गतिशील है। न्यूटन और न्यूटनवादी वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी पर या पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर किसी ग्रह पर भी समय की स्पीड एक जैसे ही होती है, जबकि आइंस्टाइन ने कहा कि समय पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग रफ्तार से बहता है। ब्रह्मांड में किसी बड़े पिंड के आसपास समय की रफ्तार बहुत कम होती है और ब्लैक होल्स के सेंटर में तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता।
सर आइंस्टाइन की थियरी वाकई में लाजवाब थी, पर इससे सर न्यूटन का महत्व कम नहीं हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने सिद्धांत स्थापित किए थे। अब सन 1905 में ही आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से ही पीएचडी हुए और उसके ठीक 10 साल बाद उन्होंने एक और रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। नाम था द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सन 1919 पारिवारिक परेशानियों के चलते उनका और मैरी का तलाक हो गया और उसी साल उनकी दूसरी शादी एल्सा लोवेंथेल से हुई। उसके बाद सन 1921 में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया। वो अब फेमस हो चुके थे, पूरी दुनिया में उनकी रिसर्च के चर्चे हो रहे थे। पर आइंस्टाइन का जीवन हमेशा कभी खुशी कभी गम जैसा गुजरा है। एक खुशी के बाद गम और गम के बाद फिर एक खुशी उनके जीवन में आती रही। नोबेल पुरस्कार की सक्सेस के बाद जर्मनी का तानाशाह हिटलर आइंस्टाइन के जीवन में गम लेकर आया। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और उसने आइंस्टाइन की फिजिक्स को जूइश फिजिक्स कहना शुरू कर दिया। हिटलर ने आइंस्टाइन को मरवाने के भी प्रयत्न किए। कई लोगों ने आइंस्टाइन को यूरोप छोड़कर कहीं दूर चले जाने की सलाह दी और अंत में हिटलर के चांसलर बनने के एक साल पहले सन 1932 में वो अमेरिका चले गए और अपने वतन वापस कभी नहीं लौटे। सन 1932 अमेरिका, न्यू जर्सी, प्रिंसटन। अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने आइंस्टाइन को सीनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल, यहाँ तक कि डीन बनाने की ऑफर की, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को ही चुना। प्रिंसटन में वो उनके नए प्रयोग और भौतिकी आविष्कार करने लगे और इन कुछ सालों की खुशियों के बाद उनके जीवन में और एक गम आया। सन 1936 में उनकी दूसरी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद वो अकेलापन महसूस करने लगे और उस अकेलेपन को भरने के लिए उन्होंने साइंस को जगह दी। उन्होंने अपना बाकी का सारा जीवन फिजिक्स को दे दिया। अपनी ऊर्जा ब्लैक होल, सुपरनोवा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में लगा दी। सर आइंस्टाइन की और एक खास बात थी, जो ये कि वो अति जिज्ञासु थे और गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे और ना ही शर्माते थे, क्योंकि जो इंसान आज गलतियों से सीखता है वो ही कल कुछ बड़ा कर पाता है। वो अपने दिमाग में ही पूरी रिसर्च को सोच लेते थे। उन्हें प्रयोग के लिए इक्विपमेंट्स की नहीं, लेकिन सिर्फ एक नोट और पेन की जरूरत होती थी। उनके इमेजिनेशंस गजब के और सटीक होते थे, क्योंकि उनका कैलकुलेशन फिजिक्स और मैथ पर आधारित होता था। उस वक्त उनकी प्रतिभा इतनी बुलंदियों पर थी कि अमेरिकन सरकार ने उनके पीछे जासूस लगाए थे ताकि वो अपने टैलेंट का मिसयूज ना करे। आइंस्टाइन ने तो कभी अपने टैलेंट का मिसयूज नहीं किया, लेकिन खुद अमेरिकन सरकार ने आइंस्टाइन के टैलेंट का मिसयूज जरूर किया था, जब उन्होंने E=mc² इक्वेशन पर बनाए परमाणु बम को जापान के 2 शहरों पर फोड़ा था। परमाणु बम के हमले ने आइंस्टाइन को अंदर से हिला दिया था। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि लोगों का भला करने वाला साइंस इस हद तक घातक साबित होगा। आइंस्टाइन कहते हैं कि उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख उन्हें इस न्यूक्लियर अटैक के कारण हुआ। पर दोस्तों, शक्ति तो आखिर शक्ति है। शक्ति कभी भली या बुरी नहीं होती, लेकिन उसका उपयोग भला या बुरा करने के लिए किया जाता है। और इसीलिए इस हमले के लिए ना आइंस्टाइन जवाबदार थे और ना ही साइंस, लेकिन इसके लिए कुछ इंसानों की हैवानी फितरत जिम्मेदार थी। अंत में 17 अप्रैल 1955 एल्बर्ट आइंस्टाइन इजराइल देश की 7वीं वर्षगांठ के भाषण के लिए अपने प्रिंसटन शहर में तैयारी कर रहे थे और उनको अचानक एक पेट की बीमारी एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन आइंस्टाइन ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि जिंदगी को बनावटी तौर से बदलने में कोई मजा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जाने का समय अब हो चुका है और दूसरे दिन 18 अप्रैल 1955 के रोज 76 ईयर की उम्र में अमेरिका के ही प्रिंसटन शहर में आइंस्टाइन का निधन हुआ। कहा जाता है कि आइंस्टाइन की ये ख्वाहिश थी कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार हो, लेकिन उनकी मृत्यु जिस हॉस्पिटल में हुई उसके पैथोलॉजिस्ट का कहना था कि इतने बड़े साइंटिस्ट की बॉडी का अंतिम संस्कार करना एक गलत बात होगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसका परीक्षण किया जाए और इसी कारण डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के परिवार को बताए बिना उनका दिमाग निकाल दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, इसके बाद उस डॉक्टर हार्वी ने फोन करके न्यूयॉर्क टाइम्स में इसकी खबर भी दे दी और उसके बाद जो होना था वही हुआ। आइंस्टाइन के घर वाले नाराज हो गए
लेकिन डॉक्टर हार्वी ने उन्हें ये कहकर समझा दिया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो साइंस के लिए किया, यानी साइंस के नाम पे ठिकरा फोड़ दिया। बाद में उनके दिमाग का पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने परीक्षण किया और पाया कि उनका दिमाग आम इंसानों से अलग था। उनके दिमाग की मस्तिष्क छाल बहुत बड़ी थी और इसके कारण उनके दिमाग में बहुत सारे कॉव पड़ते थे और ये पड़ने वाली बहुत सारी गड़ियां इंसान के दिमाग को अति जीनियस बनाने के लिए कारणभूत है। आज हम हमारे आम जीवन में जो वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग कर रहे हैं, उनमें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों का सबसे बड़ा योगदान है और उन्हीं के सिद्धांतों के कारण आज हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर कर पाए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को हो सके इतने लाइक और हो सके वहां तक शेयर करें और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।